10 अप्रैल 2019। दोस्तों, ये वो दिन था जब एस्ट्रोनॉमर्स ने दुनिया के सामने एक ब्लैक होल की ओरिजिनल तस्वीर को पब्लिश किया था, जिसने अल्बर्ट आइंस्टाइन की आज से तकरीबन 100 साल पुरानी थ्योरी यानी कि जनरल रिलेटिविटी की एक बहुत ही ज़्यादा कमाल की प्रिडिक्शन, ब्लैक होल के असलियत में होने की प्रिडिक्शन पर मुहर लगा दी, जिसकी वजह से इस इमेज को दशक की सबसे बड़ी खोज माना गया। लेकिन दोस्तों, हाल ही में एस्ट्रोनॉमर्स ने एक बिल्कुल ही नई इमेज जारी की है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी इमेज के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस इमेज में आखिर ऐसा क्या खास है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को वो नई तस्वीर दिखा देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये है वो नई तस्वीर जिसे साइंटिस्ट ने हाल ही में कुछ महीने पहले ही पब्लिश किया है। और इसके कंपैरिजन में ये है वो पहली लेजेंडरी तस्वीर जिसे सबसे पहले खींचा गया था। देखने में तो ये दोनों लगभग सेम ही है, लेकिन दोस्तों इन दोनों में एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। आप यहाँ पर ये जो पहली फोटो देख पा रहे हैं, ये नॉर्मली इवेंट होराइजन के चारों तरफ चक्कर लगाता हुआ हॉट वाइट प्लाज्मा है। दोस्तों, प्लाज्मा असल में फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर होती है। ये नॉर्मल मैटर ही होता है, लेकिन जब मैटर को बहुत ज्यादा गर्म किया जाता है तो उसके एटम्स में से इलेक्ट्रॉन्स अलग हो जाते हैं और पीछे बच जाते हैं सिर्फ आयंस, और इसी को प्लाज्मा कहा जाता है। और इस इमेज में आप इसी हॉट वाइट प्लाज्मा को देख पा रहे हैं। लेकिन ये जो नई तस्वीर है, इसमें आप इसी गर्म प्लाज्मा की वजह से पैदा होती हुई मैग्नेटिक फील्ड्स को साफ साफ देख सकते हैं। अब दोस्तों, आप में से काफी सारे लोग कहेंगे कि ठीक है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड्स दिख रही हैं, लेकिन है तो ये एक ब्लैक होल की इमेज ही, इससे हमें भला पता क्या चलता है। तो देखिए दोस्तों, हम सब जानते हैं कि ब्लैक होल कुछ भी उगल नहीं सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्लैक होल के पास काफी ज्यादा पावरफुल ग्रेविटी होती है। इनकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि इवन लाइट भी अगर इनकी ग्रेविटेशनल फील्ड्स की चपेट में आ जाए तो वो भी अपने आप को इनसे नहीं छुड़ा पाती है। लेकिन साइंटिस्ट ने काफी बार देखा है कि इंटरगैलेक्टिक सेंटर में मौजूद जो सुपरमैसिव ब्लैक होल्स होते हैं, जिनका मास हमारे सन के मास से बिलियंस और बिलियंस टाइम ज्यादा होता है, वे अपने अंदर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी के जेट्स एमिट करते हैं। ये कैसे होता है, ये साइंटिस्ट आज भी नहीं जानते हैं, और ये जानने के लिए ये फोटो एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टूल साबित हो सकता है। ऐसा कैसे होता है, तो सबसे पहले जानते हैं कि साइंटिस्ट ब्लैक होल की इस तरह की इमेज भला किस तरह से लेते हैं। तो दोस्तों, ब्लैक होल की इमेज लेना एक सच में काफी ज्यादा मुश्किल टास्क होता है। जिन लोगों को लगता है कि ब्लैक होल की इमेज लेना काफी ज्यादा आसान होता है, जैसे कि नॉर्मल टेलीस्कोप स्टार्स और गैलेक्सीज की ले लेते हैं, तो मैं आप सभी को बता दूं कि ये गलत है। ब्लैक होल की इमेज लेना कितना ज्यादा मुश्किल काम होता है, इसका अंदाजा लगाने के लिए आप समझ सकते हैं कि ब्लैक होल की पहली इमेज लेने के लिए हजारों साइंटिस्टों ने लगभग 2 डेकेड्स यानी कि 20 सालों तक कड़ी मेहनत की, और उसके बाद जो इमेज निकल कर आई वो ये थी। दिखने में तो ये काफी ज्यादा सिंपल इमेज है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जब इमेज निकल कर आई थी तो इस इमेज का साइज 4.5 पेटाबाइट था। ये नंबर कितना ज्यादा बड़ा है ये आप इस ग्राफ में देख सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि ये जो ब्लैक होल की इमेज है, नई और पुरानी दोनों ही एक ही ब्लैक होल की इमेज है, जो कि अर्थ से 55 लाइट ईयर दूर वर्गो कॉन्स्टिलेशन में M87 गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद है, जिसका मास हमारे सन के मास से 6.5 बिलियन सोलर मासेस है। अब हो सकता है कि आप में से काफी सारे लोगों को ये बात नहीं पता हो, और काफी सारे लोगों का ये सवाल भी हो कि साइंटिस्ट ने हमारे मिल्की वे के सेंटर में मौजूद सजिटेरियस ए नामक ब्लैक होल की तस्वीर क्यों नहीं खींची, वो तो हमारे सबसे ज्यादा करीबी ब्लैक होल पड़ता। तो दोस्तों, सजिटेरियस ए की तस्वीर लेना साइंटिस्टों के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होता। इसकी 2 वजह हैं। पहली बात तो एक ये कि गैलेक्सी के कोने से गैलेक्सी के सेंटर में देख पाना काफी ज्यादा मुश्किल काम होता है, क्योंकि उसके बीच में काफी सारी डस्ट क्लाउड और गैसेस आ जाते हैं, जिन्हें पेनिट्रेट करके ब्लैक होल की इमेज लेना सच में काफी ज्यादा मुश्किल है। और दूसरी बात ये कि सजिटेरियस ए एक काफी ज्यादा छोटा सुपरमैसिव ब्लैक होल है। सुपरमैसिव इसीलिए क्योंकि ये फिर भी हमारे सन के मास से काफी ज्यादा भारी है, लेकिन जो M87 गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद ब्लैक होल था, वो हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद सजिटेरियस ए स्टार से काफी ज्यादा बड़ा है। और तो और हमारी मिल्की वे गैलेक्सी और M87 गैलेक्सी के बीच में कोई भी डस्ट क्लाउड या फिर गैस का क्लाउड नहीं है। इसी वजह से साइंटिस्ट ने M87 गैलेक्सी का ब्लैक होल चुना पहली इमेज के लिए, और M87 गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद ब्लैक होल की तस्वीर लेने के लिए साइंटिस्ट ने यूज किया इवेंट होराइजन टेलीस्कोप का। दोस्तों, आप इसके नाम से ही समझ गए होंगे कि ये टेलीस्कोप
टेलीस्कोप स्पेशली बनाया ही गया है सिर्फ ब्लैक होल की इमेज लेने के लिए। ये असल में अर्थ टेलीस्कोप का एक अर्थ साइज वर्चुअल टेलीस्कोप है, यानी कि ये टेलीस्कोप असलियत में एग्जिस्ट नहीं करता है। असल में साइंटिस्ट यहाँ पर 8 दुनिया के बहुत ही पावरफुल टेलीस्कोप को सिंक्रोनाइज करके उसे एक साथ यूज करते हैं, जिससे कि एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल टेलीस्कोप का निर्माण होता है, जो कि एक बिल्कुल उसी टेलीस्कोप की तरह काम करता जिसका साइज अर्थ के जितना होता। दोस्तों जब ये 8 टेलीस्कोप एक साथ काम करते हैं तो इनकी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। इसका अंदाजा लगाने के लिए आप समझ सकते हैं कि अगर चांद पर एक संतरा भी पड़ा हुआ हो तो ये 8 के 8 टेलीस्कोप एक साथ काम करते हुए उस संतरे पर फोकस कर सकते हैं, जो कि सच में काफी ज्यादा बड़ी बात है। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद भी M87 गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद ब्लैक होल की तस्वीर ले पाना इतना भी आसान काम नहीं था। भले ही M87 गैलेक्सी और हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के बीच कोई भी रुकावट ना हो, लेकिन डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा है एज कम्पेयर टू हमारे सैजिटेरियस ए स्टार से, जहाँ हमारे सैजिटेरियस ए नामक स्टार जो कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद सुपरमैसिव ब्लैक होल है, उससे डिस्टेंस तकरीबन 25,000 लाइट ईयर है। और M87 गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद सुपरमैसिव ब्लैक होल से हमारी डिस्टेंस तकरीबन 50 मिलियन लाइट ईयर्स है। तो दोस्तों आप यहाँ पर डिस्टेंस का एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस देख पा रहे हैं। और दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जब लाइट इतनी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो उसकी वेवलेंथ स्ट्रेच और ज्यादा स्ट्रेच हो जाती है डॉपलर इफेक्ट की वजह से, क्योंकि हमारा यूनिवर्स खुद भी स्टैटिक नहीं है, वो भी लगातार मूव कर रहा है। लेकिन खुशी है कि हमारे पास 8 बहुत पावरफुल रेडियो टेलीस्कोप थे जो कि इस ब्लैक होल की इमेज ले पाए, लेकिन इनके लिए ये काम काफी ज्यादा मुश्किल था। इसके लिए साइंटिस्टों को इन 8 टेलीस्कोप को सबसे पहले तो एटॉमिक क्लॉक से सिंक्रोनाइज करना पड़ा, क्योंकि जब कोई एक टेलीस्कोप ब्लैक होल की इमेज लेता तो 8 के 8 टेलीस्कोप को उसी टाइम पर ब्लैक होल की इमेज लेनी होती। दोस्तों इतनी ज्यादा बड़ी वेवलेंथ को कैप्चर करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। इसी वजह से एक टाइम पर एक टेलीस्कोप ब्लैक होल की एक छोटे से पार्ट की इमेज ले पाता, और इसी तरह से हमने कई सालों तक ब्लैक होल की इमेज ली और आखिरी में कंप्यूटर सिमुलेशन का यूज करते हुए ब्लैक होल की ये इमेज निकाली, जो कि आज आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो दोस्तों अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि एस्ट्रोनॉमर्स ब्लैक होल की तस्वीर किस तरह से लेते हैं। तो दोस्तों आपने ध्यान दिया होगा कि जो ब्लैक होल की नई तस्वीर है ये थोड़ी सी अलग है। तो क्या यहाँ पर एस्ट्रोनॉमर्स ने कुछ नया ट्राई किया है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एस्ट्रोनॉमर्स ने बिल्कुल वही तरीका अपनाया है जिस तरीके से उन्होंने पहली तस्वीर खींची थी। बस इस बार एस्ट्रोनॉमर्स ने किया ये है कि नॉर्मल लाइट को कैप्चर करने की बजाय इन्होंने पोलराइज्ड लाइट को कैप्चर किया है। पोलराइज्ड लाइट तो अब ये क्या होता है दोस्तों? पोलराइज्ड लाइट भी एक नॉर्मल लाइट ही होती है, लेकिन ये पोलराइज्ड होती है, यानी कि ये किसी एक प्लेन के रिस्पेक्ट में ही ऑसिलेट करती है। दोस्तों पोलराइज शब्द, इस शब्द का मतलब ही है ध्रुवीकरण। अगर आप एक लाइट वेव को किसी एक पर्टिकुलर प्लेन के रिस्पेक्ट में ऑसिलेट करवाते हो सकता है वो एक्स एक्सिस हो, वाई एक्सिस हो या फिर जेड एक्सिस हो, तो आप उसे पोलराइज लाइट कहेंगे, क्योंकि वो सिर्फ एक प्लेन के रिस्पेक्ट में ऑसिलेट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों आप ये इमेज देखिए, आप यहाँ पर एक पोलराइज लाइट को देख पा रहे हैं जो कि सिर्फ एक प्लेन के रिस्पेक्ट में ऑसिलेट कर रही है, और यहाँ पर दूसरी तरफ आप एक अनपोलराइज लाइट को देख पा रहे हैं जिसमें काफी सारी वेव्स जो कि खुद के ही रिस्पेक्ट में पोलराइज हैं, सुपरपोजिशन के रूप में एग्जिस्ट कर रही हैं। और यहाँ पर एक पोलराइज फिल्टर भी है जो कि अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट में कन्वर्ट कर रहा है। और दोस्तों यही सबसे ज्यादा मेन कॉन्सेप्ट है। उस यूनिवर्स में कोई भी पार्टिकल जो कि रैंडमली मूव करता है वो नॉर्मली अनपोलराइज नेचर की लाइट एमिट करता है, जिसे हम एक पोलराइज फिल्टर की मदद से पोलराइज लाइट में कन्वर्ट करते हैं। दोस्तों पोलराइज फिल्टर एक तरह का गेटवे आप मान सकते हैं, जिसके आर पार सिर्फ एक पर्टिकुलर प्लेन के रिस्पेक्ट में ऑसिलेट करती हुई लाइट ही जा सकती है, बाकी सभी लाइट ब्लॉक हो जाती हैं। दोस्तों एक पोलराइज फिल्टर हमारी जिंदगी में क्या मायने रखता है, इसका अंदाजा आप अपने सनग्लासेस से लगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप जो भरी धूप में सनग्लासेस पहनते हैं वो भी एक तरह के पोलराइज फिल्टर ही होते हैं। आपने काफी बार नोटिस किया होगा कि जब तेज धूप में आप अपने सनग्लासेस पहनते हैं तो आप चीजों को काफी क्लियरली देख पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सनग्लासेस में मौजूद पोलराइज फिल्टर सन से आने वाली अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट में कन्वर्ट करता है, जिसकी वजह से आपको चीजें काफी अच्छी तरह से दिखाई देती हैं। एक पोलराइज फिल्टर कभी भी लाइट की ब्राइटनेस को कम नहीं करता है, ये सिर्फ एक डायरेक्शन में प्रोपेगेट करती हुई लाइट को आपकी आंखों तक आने देता है। इसी वजह से आप चीजों को काफी अच्छी तरह से और क्लियरली देख पाते हैं। अब दोस्तों काफी लोग सोच रहे होंगे इन सब का ब्लैक होल के चारों तरफ मौजूद मैग्नेटिक फील्ड के बारे में
पता लगाने से क्या मतलब है? दोस्तों काफी ज्यादा मतलब है। ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के चारों तरफ घूमता हुआ हॉट वाइट प्लाज्मा अनपोलराइज्ड लाइट एमिट करता है, लेकिन इवेंट होराइजन के चारों तरफ मौजूद इंटेंस मैग्नेटिक फील्ड एक पोलराइज्ड फिल्टर की तरह काम करती है, जो कि प्लाज्मा से पैदा होने वाली अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करती है। ऐसा कैसे होता है? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्लाज्मा पॉजिटिव चार्ज के आयन होते हैं, तो जब भी वो मैग्नेटिक फील्ड के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड से एक खास एंगल में सिंक्रोनाइज हो जाते हैं, जो कि नॉर्मली उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, जिस वजह से वो सिर्फ एक एंगल पर ही लाइट एमिट करते हैं, जो कि पोलराइज्ड नेचर की होती है, जिसे हम इवेंट होराइजन टेलीस्कोप की मदद से डिटेक्ट कर पाते हैं। और क्योंकि पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के एक खास डायरेक्शन में ही लाइट एमिट कर रहे हैं, तो हम इससे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के नेचर के बारे में भी काफी कुछ जान पाते हैं। और दोस्तों ब्लैक होल के चारों तरफ मौजूद मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ के बारे में पता करने के बाद हमें ब्लैक होल के बारे में काफी कुछ पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि इंटरगैलेक्टिक सेंटर में मौजूद जो सुपरमैसिव ब्लैक होल होते हैं वो अपने अंदर से काफी ज्यादा पावरफुल एनर्जी के जेट्स एमिट करते हैं। और हम सब जानते हैं कि इतने पावरफुल जेट एमिट करने के लिए एक बहुत ही ज्यादा ताकतवर फोर्स की जरूरत पड़ती है। हम सब जानते हैं कि नेचर में 4 फोर्सेस ही एग्जिस्ट करती हैं: स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियर फोर्स बहुत ही छोटे लेवल पर काम करती है, इसी वजह से बच जाती है सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ग्रेविटी सिर्फ अट्रैक्टिव नेचर की फोर्स होती है, तो वो किसी भी चीज को रिपेल नहीं कर पाती, तो आखिर बच जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और दोस्तों ज़्यादातर एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि यही वो फोर्स है जो कि इन पार्टिकल्स को इतनी ज़्यादा वेलोसिटी देती है। दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि ये फोटो हमारे लिए अब किस तरह से इम्पोर्टेंट है। इस फोटो की मदद से हम ब्लैक होल के चारों तरफ मौजूद मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को निकाल सकते हैं, जिसकी वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड के नेचर और उसके बिहेवियर के बारे में जान सकते हैं ब्लैक होल के अराउंड। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप चीज़ों को काफ़ी अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको इस चीज़ में कंफ्यूजन आई हो या फिर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। तो दोस्तों बस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। दोस्तों फिर मिलूंगा आपसे ऐसी ही कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, बी हैप्पी एंड कीप वॉचिंग रियलिटी एक्सप्लेनर।